हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है। तो कल अपन ने पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम लोगों ने बनाना सीखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उनका हाइब्रिड। और हमने काउंट किया था कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। The first one is equally contributing and the second one is unequally contributing। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ये देखो, तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, रेजोनेटिंग, एक मिनट, स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब तुम देखोगे इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर हम ये वाला केस लें और हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बना रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज आ रहा है इधर, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे हाइड्रोजन हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा कार्बन पे एंड इस पे है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनकी एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट सेम। दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, तो दोनों ही अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग है। और इसमें क्या है, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर या इक्वल बोल सकते हो, आइडेंटिकल बोल सकते हो। तो इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। और ये है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज हम, अब देखो तुम्हारे पास इक्वली कंट्रीब्यूटिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनकी तो तुम स्टेबिलिटी कंपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्टेबल हैं। लेकिन इनकी क्या है, एनर्जी सेम नहीं है। और कल मैंने बताया था जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। जब इनकी एनर्जी सेम नहीं है तो इनकी स्टेबिलिटी भी सेम नहीं होगी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं जो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। इसीलिए मैंने लिखा है इधर रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद में हम कंपेयर करना सीखेंगे। तो ये देखो, तुम्हारा है इक्वली वाला और ये है तुम्हारा अनइक्वली वाला। इसमें क्या है, सेम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी है। एनर्जी सेम होगी तो स्टेबिलिटी सेम होगी, डिफरेंट एनर्जी है तो डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक मिनट, में बी डिफरेंट, इधर लिख देता हूँ डिफरेंट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, इन्वॉल्व इक्विवेलेंट एटम्स और पोजीशन। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वही बोल रहा है इक्विवेलेंट एटम्स और पोजीशन हमारी जो होते हैं आइडेंटिकल या इन्वॉल्व इक्विवेलेंट होती हैं। बट इस वाले केस में तुम्हारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है एंड इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है। तो वही है कि नॉन आइडेंटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड। यही मैंने बोला था इनिशियली, जो तुम्हारे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं इनका नाम से ही तुम समझ सकते हो, जो हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूशन इनका होता है। और जो नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं इनका हाइब्रिड में नॉन इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलो अब देख लो, मोर स्टेबल जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये ज़्यादा हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज़ आगे चल के तुम इसका यूज़ भी देखोगे कि इसका यूज़ क्या है। जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर आयन है, उसके दो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं नॉन आइडेंटिकल, तो इनका यूज क्या है। जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कम है, तो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हम आगे सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। अब देखो इधर ही देख लो, इसमें इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका हाइब्रिड, कार्बन ऑक्सीजन एंड इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या है तुम्हारा पार्शियली डबल बॉन्ड है, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
अब इसका मैं बनाऊं तो इसका कैसा बनेगा, एक मिनट, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें तुम्हारी बॉन्ड लेंथ एंड चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड स्टेबल ज्यादा है। जब पाई बॉन्ड इसका ज्यादा स्टेबल है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी होगी, एक मिनट, जो बॉन्ड लेंथ हमारी सी सी बॉन्ड की होगी वो हमारी लेस देन होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की, ठीक है। एक चीज ये हो गई, और नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है तो इसका वाला जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, मान लो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। तो ये तुमने रूल्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे, दो हमारे पास नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, तो हम उनकी स्टेबिलिटी किस किस पर्टिकुलर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम उनकी कैसे उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाएंगे। चलो, तो पहला रूल अपना बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिस किसी भी कंपाउंड में या आयन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे तुम ये वाला एग्जांपल देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। अब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया कैसे है वो भी देख लो। इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर नेगेटिव ले आया, इधर पॉजिटिव ले आया, वही किया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोला है हमारा रूल, स्टेबिलिटी ऑफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, दो। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स तो पता है ना, ये देखो डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, तो कितने, दो पाई बॉन्ड्स हो गए। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना है, एक, ये ओनली ये वाला पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, मान लो अगर हम इसको ए ले रहे हैं और इस वाले को बी ले रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, ए में, तो ए की स्टेबिलिटी बी की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। ये हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन, हाँ इस पे क्वेश्चन दिया है, ये तुम देखो बोराजोल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कंपाउंड भी है या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बोल लो। अब इसका सीन क्या है, जिसको हम इनऑर्गेनिक व्यंजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है तुम्हारे पास, देखो बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन हैं जिनके साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, और तीनों के साथ गरीब ने बॉन्डिंग कर रखी है। अगर हम देखें बोरोन का एटॉमिक एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। अब क्या था इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम कराओगे, पी में क्या है, एक ही है, एस में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक चला जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, एक एक एक, क्या हो गया, sp2, sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एक इसके पास जो पी बॉन्ड है ये खाली है, अनहाइब्रिडाइज बोल लो, तो हम बोलेंगे भाई इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और नाइट्रोजन के पास एक वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। जब तुम्हारा डबल बॉन्ड बन गया तो इसमें तुम्हारे कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तीन, एक दो तीन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, तीन, और इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। चलो अपना दूसरा रूल देखते हैं, ये क्या कहता है, स्टेबिलिटी, ये थोड़ा गलत लिखा है, स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन वो एक अलग चीज़ है, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, इसको अभी थोड़ा भूल जाओ। आगे वाला इसका एक रूल ही है, उसको थोड़ा सा देख लेना, अभी के लिए इसको भूल जाओ। ठीक। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा? CH3C, इधर O नेगेटिव आ जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? OH पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ चार्ज क्या है इसमें? एक भी चार्ज नहीं है, जीरो। इसमें एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो नंबर ऑफ चार्जेस दो। तो वही है कि चार्ज अगर ज़्यादा है तो हमारे पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले को A कंसीडर करूं, इस वाले को B कंसीडर करूं, तो जो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो तुम्हारी A की B से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका ये कहता है फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सेम ही है, वही देख लो। इस पे क्या है? तोड़ के वही डबल बॉन्ड इधर बना दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहा है, सेम पिछले वाला एग्जांपल है। तो उसमें क्या बताया था, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? अब एक बार देख लिया है, अब तो बता दो भाई। ठीक है, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले कराया है, बिना पीछे पलटे एक बार बता दो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या बताया था? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इस पे चार्ज ज़्यादा है, इस पे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पीछे सही लिखा है ना? हाँ, स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा होगी बी से। ठीक है, चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये कितना था फिर? रूल नंबर 2 था तो ये 3 मान लो। चलो ठीक है, इसको 3 मान लो या कुछ भी, जो भी मानना है मान लो, बस रूल देख लो। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्स एटम। अब इसका मतलब क्या है? तुम्हें देखना है ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स की ऑक्टेट किस पर्टिकुलर कंपाउंड या आयन में कंप्लीट है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका देखें तो BH CH डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा? BH नेगेटिव चार्ज, तुम्हारा C, फिर इसके पास एक H है और इस पे है क्लोरीन। अब इसमें देखो, इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मैं फिर से बॉन्डिंग में घुस के नहीं बताने वाला हूँ। तो इस रूल में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। अब इसमें तुम देखो, एक मिनट, इसमें अगर तुम देखो, जस्ट अ मिनट यार। तो इसमें देखो, इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, इस कार्बन के पास अगर देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस क्लोरीन के पास कितना है? 2 ये हैं, इसके पास तो ऑक्टेट से बहुत ज़्यादा ही है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं लेने का। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसके पास क्या है? 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 शेयर बॉन्ड है, मतलब 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट है। ठीक है, क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब फिर से वही बता रहा हूँ मैं, बॉन्डिंग में घुस के तुमको एक एक करके नहीं समझाने वाला। ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ लेना जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर हम देखें तो किसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? इसमें एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। ये तुम्हारा हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अगला अपना क्या कह रहा है? इसका तुमको देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो तुम, ये तुम्हारा क्या है? इस पे चार्ज है, फिर तुमने ये चार्ज इस पे मूव करा दिया। इस पे कैसे मूव कराओगे? एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर शेयर्ड होकर तुम्हारा डबल बॉन्ड बना दे रहा है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है।
ठीक, तो ये दो तुम्हारे क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तुम ऑक्टेट देखो किसमें क्या है। ठीक है, इसका तो जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा तो इसका भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, इधर आ जाओ तो ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था और ये थे, तो कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और ये कितने 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वाले जो भी मॉलिक्यूल बोल लो या आयन बोल लो, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, अगर मैं इसका ए ले लूँ, इसका मैं बी ले लूँ, तो बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा है, बस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला तुम्हारा क्या कह रहा है, रूल 3, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिमिलरली तुम बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इधर हम ये एग्जांपल देखें, चलो ऐसे सी सी डबल बॉन्ड सी नेगेटिव। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो सी सी ओ नेगेटिव एंड सी डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मान लो इधर को एक मिनट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। मतलब ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर आयन में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इनका स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये होगा स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलो अगला देखते हैं। अगला ये एग्जांपल है, इसमें 3 दिए हैं, इनमें हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। पहले चीज तो ये हो गई। अब इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, नेगेटिव पे आ गया वही नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसे बनाया होगा, बॉन्ड तोड़ा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर इसका लोन पेयर ने इसके साथ एक डबल मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अलग बात है, जस्ट बता रहा हूँ। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, पहला कंडीशन हम अपना पहला रूल लगाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ए में ज्यादा है, तो ए तो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब चार्ज देखोगे तो चार्ज वाले अगर हैं, देखो चार्ज वाले नॉन चार्ज वाले में, नॉन चार्ज वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो अगर तुम वैसे देखो तो भी ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब बी और सी में तुमको कंपेयर करना है, तो बी और सी में देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला जो तुम्हारा पर्टिकुलर कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब सी की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो अब आगे देखते हैं। अपना अगला रूल क्या कहता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। या तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, अगर स्टेबिलिटी विल बी मोर अगर तुम्हारे ऑपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी अगर तुम्हारे सेम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे तुम्हारा फिनॉल है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इसको अगर नहीं दिख रहा हो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है इधर। ठीक, तो अगर कायदे में देखो इन दोनों में, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ एंड इसको मैं ले लेता हूँ सी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन ये ए वाले की। ए वाले की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, जिस पे चार्ज आ जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ए की सबसे ज्यादा। अब तुम बी और सी में कंपेयर करो, अपना रूल क्या कहता है, ऑपोजिट चार्ज है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस जितना दूर जाते जाएंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ देखो तो ये दोनों पास पास हैं एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी वाले की स्टेबिलिटी सी वाले से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलो ये तुम्हारा हो गया फोर्थ रूल। अपना फिफ्थ रूल क्या कहता है, यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तुम्हारा मान लो कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें
तुम्हारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, इधर क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, तो फर्स्ट केस फेल। फिर तुम्हारा नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम है, तो तुम्हारा सेकंड केस भी फेल। अब तुम्हारे पास कैसे तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, तीसरी चीज आती है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, चार्जेस भी सेम है, बट यहाँ पर जो तुम्हारा प्लस चार्ज है इस पे ये प्लस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। और मैंने क्या बताया था, प्लस आई स्टेबलाइजेज, स्टेबलाइजेज कार्ब कटायन एंड डिस्टेबलाइजेज कार्ब अनायन। ठीक है, अब इसमें देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसको इधर से तो इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का उतना ज़्यादा नहीं है, इसको तीनों दिशाओं से प्लस आई तगड़ा तगड़ा मिल रहा है। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता था, आर इज मोर देन हाइड्रोजन, ये क्या है तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का हाइड्रोजन से ज़्यादा प्लस आई होता है, तो ये वाले प्लस आई, ये वाले कार्बोकटायन या पॉजिटिव चार्ज बोलो, इसको मोर प्लस आई मिल रहा है, और इसको क्या मिल रहा है, लेस प्लस आई मिल रहा है। जब लेस प्लस आई है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वही स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल अपना क्या कहता है, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल जस्ट का नाम है, रूल अपना ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीन होंगे उतना वो मोर स्टेबल होगा। जैसे इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बेंजीन मोर स्टेबल। अब इसमें तुम देखो, ये चलो बनाना तो वेस्ट ही है। ये देखो, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसको तुम इस वाले में भी काउंट कर सकते हो, इस वाले में भी काउंट कर सकते हो। तो तुम्हारा एक तो तुम इसको ऐसे ले सकते हो, दूसरी चीज इस वाले रिंग को ऐसा, इस वाले रिंग को ऐसा ले सकते हो। बट अगर तुम यहाँ देखो तो इस वाले रिंग को तो तुम बना लोगे बेंजीन, बट इस वाले रिंग को अगर हम बनाएं तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये बेंजीन नहीं है। ठीक, तो मोर नंबर ऑफ बेंजीन किस में है, इस वाले में, तो ये वाला तुम्हारा मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अपना अगला रूल है, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो कायदे में एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल। ठीक है, अब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं वो बता देता हूँ। किसी भी किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो है तुम्हारा एरोमेटिक। ठीक, अगर 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो है तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। और जिसके पास इन दोनों के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर, या मान लो इन दोनों के अलावा जो भी बचे बचे हुए क्या है तुम्हारे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और नॉन इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये लिख ही दिया है, एरोमेटिक मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। अब इसका क्या मतलब, 4n+2, इसका मतलब वही है कि n को 0 1 2 कुछ भी रख लो, मान लो 2 6 एंड 10, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और 0 4 8 अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और किसी के पास 1 3 5 ये सब पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसका केस क्या देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे काउंट करते हैं। जनरली तुम ऐसे काउंट करते हो कि डबल बॉन्ड है, इसका तुम 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेते हो, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास। सिमिलरली इधर भी इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और हाँ, वो आयन या मॉलिक्यूल रेजोनेंस में भी होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखें, यहाँ क्या है, ये तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा रेजोनेंस में नहीं है, तो इसको तुम एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोल सकते, ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक।
नॉन एरोमेटिक। अब इसमें क्या है, इधर देखो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इधर एक लोन पेयर है, ये पूरा पहली चीज तो है तुम्हारा रेजोनेंस में, ठीक है। और एक तुम देखो, दो पाई इलेक्ट्रॉन इधर मिल गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले डबल बॉन्ड से मिल गए, और इनको भी तुम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो लोन पेयर वाले, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन इधर मिल गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, ठीक। अब इसमें देखो, ये पूरा डीलोकलाइजेशन में तो है, मतलब कॉन्जुगेशन या मान लो रेजोनेंस में तो है, बट सीन क्या है, दो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इधर से मिल रहा है 0 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से समझ आना भी चाहिए। आई होप, देखो भाई मैंने तो ढंग से समझाया है, अब तुमको समझ आया नहीं आया उसकी गारंटी। इसको बोलते हैं अपन नॉन एरोमेटिक, ये वाला हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, एंड ये वाला हो गया एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड इज मोर स्टेबल देन एंटी वन। अगर हम इसको ए ले लें, इसको हम बी ले लें, इसको हम सी ले लें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन सी। तुम्हारा ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो आज के लिए ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखा है। छोटा क्यों रखा है, तुमको स्टेबिलिटी बतानी थी, थोड़ा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने थे, फिर उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था, क्योंकि इसके बिना काम अधूरा है। अब आगे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, उससे तुम्हारा रेजोनेंस का यूज भी शुरू होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीओसी, ठीक है। तो उसको मिस मत करना, उसको अच्छे से समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और होपफुली इसमें इतना कुछ कठिन नहीं था, जस्ट रूल हैं एंड अच्छे से मैंने एग्जांपल लेके समझाए हैं, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है। कल जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट भी है, और तुम इजी भी मान सकते हो, इतना टफ भी नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहो।